तो मेरा हेयर फॉल जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी हेयर लाइन रिसीड कर रही है। हेयर फॉल जब हुआ तो स्कैल्प बहुत ही ख़राब दिखता था और अगर बाल अच्छे ना हो तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे कि बहुत लोग डरते हैं सर्जरी से कि पेन होगा, बहुत पेन होता होगा हेयर ट्रांसप्लांट में। मेरा नाम दिलीप है। मैं हिमाचल की मंडी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आया हूँ। तो मेरा हेयर फॉल जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी हेयर लाइन रिसीड कर रही है। और जैसे मैं थोड़ा अपने स्कैल्प को भी देखता था, धूप वगैरह में थोड़ा फ़ोटोज़ लेते थे तो स्कैल्प थोड़ा सनलाइट में दिख जाता था कि हेयर बहुत कम हो गए हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें लगाई, काफ़ी ट्राई किया कि बाल थोड़े ठीक हो जाएँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें यूज़ की जिनसे थोड़े टाइम के लिए बाल ठीक तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा था। और मेरे केस में मेरा जो मेन रीज़न है हेयर फॉल होने का वो जेनेटिक है। मतलब फैमिली में ऑलमोस्ट सभी के ही बाल जा चुके हैं। तो मेरे केस में जो हेयर फॉल का रीज़न है वो जेनेटिक हेयर फॉल है। लेकिन जेनेटिक हेयर फॉल का भी ऐसा है कि अगर जेनेटिक हेयर फॉल थोड़ा लेट स्टार्ट हो, अगर 30s में या 35-40s के आसपास, तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेरा अराउंड जब मैं 18-19 साल का था उस टाइम से ही हेयर फॉल शुरू हो गया था। तो हेयर फॉल जब हुआ तो स्कैल्प बहुत ही ख़राब दिखता था और अगर बाल अच्छे ना हो तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हो अपने बालों को लेके। जब भी आप बाहर भी जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि स्कैल्प तो नहीं दिख रहा है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हो आप अपने बालों को लेके। तो मेरा हेयर फॉल काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था अगर मैं कंपेयर करूँ अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स से। तो जब मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया और तब मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाना स्टार्ट की बालों के लिए। सबसे पहले सिंपल जैसे ऑयल्स वगैरह जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो स्टार्ट की। अनियन ऑयल बताते थे बहुत लोग, अनियन ऑयल लगाओ। तो ऑयल्स वगैरह से तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं रहा। उसके बाद मैंने एक बार अपना जो वहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ मैंने अपना स्कैल्प चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल बोला था यूज़ करने के लिए। तो मिनॉक्सिडिल से थोड़ा इफ़ेक्ट रहा कि जो बाल थे वो थोड़े ठीक हो गई थी उनकी, थोड़ा जो ऐसा लगता था कि जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है थोड़ा बालों का। लेकिन मिनॉक्सिडिल भी आप लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज़ करोगे मिनॉक्सिडिल तो उतना अच्छा ही रिज़ल्ट नहीं है। जैसे जब आप स्टार्टिंग में ही मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो उस टाइम तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़ा कम होते रहते हैं और जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी थोड़ा-सा डिले हो जाता है, लेकिन हेयर फॉल रुकता नहीं है। और बाद में मैं मिनॉक्सिडिल लगाता रहा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि मिनॉक्सिडिल लगाने का फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना भी बंद कर दिया। तो जो मेरी बुकिंग की डेट थी जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट था उससे लगभग 1 हफ़्ते पहले ही मुझे क्लिनिक से कॉल आ गई थी और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए थे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए और मैम ने मुझे टेस्ट भेज दिए थे। और वो मैंने जहाँ मेरा घर है मैंने वहीं पे ब्लड टेस्ट करवा के मैम को यहाँ पे रिपोर्ट्स भेज दी थी। और आज की डेट थी जो मेरी ट्रांसप्लांट की डेट है और अभी मैं क्लिनिक में आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं डॉक्टर से मिलूँगा। वैसे तो मुझे इतना कुछ डाउट है नहीं क्योंकि मैंने पहले जितनी वीडियोस देखी उसमें मेरे मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए थे। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा और मेरा जो सर्जरी का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको सर्जरी के बाद बताऊंगा। तो चलिए मिलेंगे सर्जरी के बाद।
अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और सर्जरी शुरू होने से पहले जो भी सर्जरी करने वाला स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, जो भी सपोर्ट स्टाफ था वहाँ पे, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे गाइड किया हर चीज़ को लेके, मेडिसिन को लेके, और सर्जरी के टाइम जो जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ पहले ही बताया था। और जैसे कि बहुत लोग डरते हैं सर्जरी से कि पेन होगा, बहुत पेन होता होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं है। होता है दर्द, लेकिन बहुत थोड़ा सा दर्द होता है। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वैसा दर्द नहीं होता है। सिर्फ जो एनेस्थीसिया लगाते हैं आपको नम करने से पहले आपके स्कैल्प, ताकि स्कैल्प में आपको पेन ना हो, बस उसकी दर्द होती है। उसके अलावा ऐसे कोई पेन नहीं होती। और साथ ही साथ आपको डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान पूछते भी रहते हैं बार बार कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो। और साथ ही साथ जो दूसरा स्टाफ होता है वो भी काफ़ी ध्यान रखता है आपके कंफर्ट का, या आपको दर्द तो नहीं हो रही है, या आपको कुछ बोलना हो तो वो खुद ही बार बार पूछते रहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, या आपको पेन तो नहीं हो रही है। तो पेन की जहाँ तक बात है, पेन होती है, लेकिन बहुत माइनर सी होती है। मतलब हर इंसान आराम से वो पेन झेल सकता है, और उस पेन के बदले में जो आपको मिलेगा वो वर्थ है काफ़ी। तो जब मैंने यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए कॉल की थी, तो मैम ने मेरे से पिक्चर्स मांगी थी स्कैल्प की। उस टाइम फ़ोटोज़ देख के उन्होंने 4000 ग्राफ्ट एस्टिमेट किए थे कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे। लेकिन जब यहाँ क्लिनिक में चेकअप हुआ मेरा लास्ट डे, तो डॉक्टर ने लगभग 5000 ग्राफ्ट का एस्टिमेट दिया था कि 5000 जो ग्राफ्ट है वो इम्प्लांट होंगे। लेकिन सर्जरी के टाइम क्योंकि 5000 जो ग्राफ्ट थे वो ऑलमोस्ट मेरे स्कैल्प पे ही लग गए थे, लेकिन अभी टेम्पल वाला जो रीजन था वो अभी रह गया था, उस पर ग्राफ्ट लगाना रह गए थे। तो बाद में डॉक्टर्स ने जो मेरी बियर्ड का जो लोअर पार्ट है वहाँ से भी ग्राफ्ट निकाले, और वो वाले ग्राफ्ट मेरे टेम्पल वाले रीजन्स पे लगाए। तो पहले जो एस्टिमेट था वो अराउंड 4000 या 4500 ग्राफ्ट का था, और फाइनली जो ग्राफ्ट लगे हैं वो 5600 ग्राफ्ट लगे। तो मेरी सर्जरी जो यहाँ पे हुई है वो QST टेक्निक से हुई। इसमें ऐसा होता है कि आपके जो ग्राफ्ट होते हैं वो ज़्यादा टाइम आपके बॉडी के बाहर नहीं रहते हैं। जैसे स्कैल्प से जब डॉक्टर ग्राफ्ट निकालते हैं तो उसके बहुत ही कम टाइम के अंदर ही ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर दिया जाता है। इससे ऐसा होता है कि जो ग्राफ्ट होते हैं उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। और मेरा जो ये ओवरऑल प्रोसीजर था ये ऑलमोस्ट 2 दिन का था। कल मेरी कंसल्टेशन वगैरह थी, और आधी सी सर्जरी मेरी कल हो चुकी थी थोड़ी सी, और मेन जो प्रोसीजर था वो आज मेरा पूरा हुआ, जिसमें अराउंड 5600 ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए। और जो ये टेक्निक है शायद इसी के कारण जल्दी भी हो गया मेरा ट्रांसप्लांट, वरना इतने ज़्यादा ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होने में और ज़्यादा टाइम लग सकता था। और उसके बाद जो डॉक्टर थे वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस वगैरह भी बताई कि सर्जरी के बाद मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे मेडिकेशंस के बारे में बताया कि मुझे क्या क्या मेडिकेशन यूज़ करनी है सर्जरी के बाद, और साथ ही साथ ये प्रिकॉशंस बताई कि बिना जो कैप है, सर्जिकल कैप जो यहाँ से दी है क्लिनिक से, उससे पहने बिना बाहर नहीं जाना है, सनलाइट को अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जैसे जो धूल वाले इलाके होते हैं या धूल मिट्टी में नहीं जाना है, क्योंकि उससे थोड़ा इन्फेक्शन का डर रहता है। स्कैल्प को बार बार जो सलाइन वाटर दिया हुआ है उससे स्कैल्प को बार बार साफ़ करते रहना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी। और जैसे कि रात को कुछ दिन तक सीधे ही सोना है, ऊपर की तरफ को मुँह करके, इधर उधर को नहीं सोना है, वरना जो ग्राफ्ट हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं और डिसलोकेट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो सर्जरी के बाद मुझे डॉक्टर ने बताई। तो फाइनली मैं थैंक यू करना चाहूँगा QST क्लिनिक का, और हम अब मिलेंगे, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आई होप बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे। तो जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगा उस अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।